हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव फॉर फिजिकल एजुकेशन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। अगर आप सिंपल टर्म्स में अगर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ को समझते हैं क्या होता है, तो कोई भी मूवमेंट या कोई भी वर्क हम कर रहे हैं, कोई भी एक छोटे छोटे स्टेप भी हम लोग कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, वो हम कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, कितने एक्यूरेट परफॉर्म कर रहे हैं, कितने एफिशिएंटली उसको हम प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, वो होता है हमारा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। अभी आपको और क्लियर हो जाएगा, मैं एग्जाम्पल के साथ भी आपको बताऊँगा। सो सबसे पहले जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होता है, ये डिपेंड करता है हमारे सीएनएस सिस्टम पे, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उस पर डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ जो नर्व्स हैं हमारी और जो मसल्स के बीच का जो कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, उस पर डिपेंड करता है। नर्व्स हमारी कैसे सिग्नल्स भेजती है हमारी मसल्स को, और हमारी मसल्स कैसे किस तरीके से वर्क करती है, वहाँ पे वो मूवमेंट को परफॉर्म करती है, ये उस पर डिपेंड करता है। So cognitive abilities are those abilities of an individual which enable the individual to do various related activities properly as well as efficiently. Cognitive abilities वो abilities है किसी इंडिविजुअल की जो किसी इंडिविजुअल को कोई भी एक्टिविटी या कोई भी मूवमेंट को एक प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करवाता है, या उस मूवमेंट को एफिशिएंट तरीके से उसको परफॉर्म करा रहा है, वो होता है हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज़। ये आप कह सकते हैं इट इज़ द एबिलिटी टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट स्मूथली एंड एक्यूरेटली। आप कोई एक मूवमेंट के सीक्वेंस को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो बार बार, तो उतने ही स्मूथ तरीके से कर रहे हो, एग्जीक्यूट तरीके से कर रहे हो। ये जो एग्जांपल नीचे देख रहे हो, ये स्मैशिंग है वॉलीबॉल में, और बास्केट कर रहे हैं बास्केटबॉल में, तो ये बार बार क्या है, उसको रिपीट कर रहे हैं, और वो उतने अच्छे तरीके से हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? वो हमारी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ की वजह से हो रहा है। इट मे इन्वॉल्व सेंसेस, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड जॉइंट मूवमेंट्स। इसमें सेंसेस, ऑफकोर्स जब आप स्मैश करोगे या किसी बॉल को बास्केट करोगे, तो आप पहले आंखों से देखते हो टारगेट क्या है, वहाँ पे हमारी सेंसेस काम करती हैं। हमारे जो हाथ हैं वो बॉल से टच हैं, स्किन टच होती है, तो हमारे सेंसेस काम करते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ऑफकोर्स जॉइंट मूवमेंट्स से सब उसमें काम करते हैं। या आप कह सकते हो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स ऑफ सेवरल लिम्स। लिम्स मतलब यहाँ पे हो गया आपके जो हैंड हैं, जो लेग्स हैं, उन पे डिपेंड करता है। ऑफकोर्स जब आप बास्केटबॉल करोगे तो आप जंप भी लेते हो, आपके आर्म बिल्कुल एक्सटेंड होंगे जब आप बॉल को रिलीज करते हो बास्केटबॉल में। तो लिम्स मतलब हमारी बॉडी पार्ट उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। सो बॉडी पार्ट्स कंबाइंड इन अ मैनर दैट इट इज़ वेल टाइम, स्मूथ एंड एफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू द इंटेंट गोल। कहने का मतलब है कि कब आपको टाइम में जैसे वॉलीबॉल की अगर हम बात करें, किस टाइम आपको स्मैश करना है, किस टाइम आपको बॉल का एग्जीक्यूट करना है या टच करना है, किस टाइम आपको बास्केटबॉल रिलीज करिए उस टाइम पे, और कितने स्मूथ और एफिशिएंट तरीके से आप उसको परफॉर्म कर रहे हो अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो होता है हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज़। द ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर कॉग्निटिव एबिलिटीज़। आप किसी स्किल को कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, कितने ग्रेसफुल उसको मूवमेंट कर रहे हो, वो सब किस पे डिपेंड करता है? हमारे कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ पे। कभी आप सचिन तेंदुलकर की स्ट्रेट ड्राइव देखना, बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। तो वो एक बहुत ग्रेसफुल मूवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि सचिन का जो बैट फ्लो है, जो फुटवर्क है, जो बॉल को जज करने का है, जो बैट का वेट आता है, बॉडी ट्रांसफ़र होती है, हेड के नीचे खेलते हैं, वो ये पूरा मिला के एक कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ है। तो कैसे हम इस मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं, ये अगर आप अभी भी सिंपल लैंग्वेज आप समझना चाहो, तो सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं नॉर्मल लाइफ का। अगर आप जब बाइक चलाते हो, देखो आपके दोनों पैर, दोनों हाथ बहुत बिजी रहते हैं। एक हाथ में आपका रेस होता है, एक पैर में आपका ब्रेक होगा, एक पैर में गियर होते हैं, एक हाथ में क्लच होता है, एक हाथ राइट हैंड ब्रेक होता है। तो कैसे हमें बाइक में क्लच भी प्रेस करना है, गियर डाउन करना है, ब्रेक अप्लाई करना है, जबकि हमारे चारों बॉडी पार्ट वहाँ पे अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, वो प्रॉपर तरीके से सिग्नल भेज रहा है हमारी मसल्स को, कब आपको क्लच को दबाना है, तभी गियर डाउन होगा, तभी थोड़ा ब्रेक अप्लाई करेंगे। तो ये क्या है? ये कोऑर्डिनेशन है हमारी बॉडी का, हमारी मसल्स का, एक कोऑर्डिनेशन है। तो वही चीज़ स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व होती है, जब हम डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़, मतलब कि किस टाइप के कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं, तो पहला हम इसमें रिएक्शन एबिलिटी, कपलिंग एबिलिटी, ओरिएंटेशन एबिलिटी, बैलेंस एबिलिटी, रिदम एबिलिटी, एडेप्टेशन एंड डिफरेंशिएशन एबिलिटी, ये टाइप्स होते हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आती है जो एबिलिटी, वो आती है हमारी ओरिएंटेशन एबिलिटी। टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी क्या है? ओरिएंटेशन। इट इज़ द एबिलिटी टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ बॉडी। देखो ये वो एबिलिटी होती है जिसमें हम अपनी बॉडी का या दूसरे की बॉडी की जो पोजीशन है उसको वो हमें पता रहती है। एंड इट्स पार्ट इन टाइम एंड स्पेस। किस टाइम पे, स्पेस मतलब हमारे पास कितनी स्पेस है इन रिलेशन टू ग्रेविटी या मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक बॉल, अपोनेंट, पार्टनर, प्लेइंग फील्ड एक्सेट्रा। इसको और डिफाइन करते हैं। देखो ये एग्जांपल है, ये देखो ये प्लेयर है फुटबॉल का, इसके पास ये भी प्लेयर है, इसके पास ये अपोजिट प्लेयर है, ये भी पीछे भी है।
तो कैसे ये प्लेयर जज करेगा, डिटरमाइन करेगा कि मेरी बॉडी की पोजीशन क्या होनी चाहिए, कैसे मेरे अपोनेंट की बॉडी की पोजीशन है ये क्या होनी चाहिए। ये देखो अपोनेंट प्लेयर है, जितना मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे एक दूसरे टीम का प्लेयर है वहाँ पे बॉल के साथ। तो ये किस टाइम बॉल को मूव करेगा ताकि उन डिफेंडर से बचा सके, ताकि जो अपोजिट प्लेयर है उनसे बचा सके। तो उस टाइम इतना नहीं है कि उसको 5-6 सेकंड का टाइम चाहिए, अगर माइक्रो सेकंड में प्लेयर उसके पास में आ जाएंगे बॉल को टैकल कर लेंगे, लेकिन उस प्लेयर को माइक्रो सेकंड में ही बॉल को मूव करना है, अपोजिट प्लेयर से भी बचाना है। तो उसके लिए उस प्लेयर को पता होना चाहिए कि बॉडी की पोजीशन क्या है, उसकी बॉडी की पोजीशन क्या है, जो अपोनेंट प्लेयर है उसकी उनकी बॉडी की पोजीशन क्या है, और कितनी उनके बीच में जगह है जिससे वो बॉल को निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दिख रहा है, इधर स्पेस है, इधर स्पेस है, तो स्पेस कितना है उनके पास। अब वो अपोजिट बॉडी कोई भी हो सकती है, बॉल भी हो सकती है, अपोनेंट आपका पार्टनर भी हो सकता है, या प्ले फील्ड भी हो सकता है। स्पेस कहाँ होगा आपका, प्ले फील्ड में होगा। तो वो एबिलिटी जो हमको, ये चीज़ हम जो डिटरमाइन करते हैं कि बॉडी पोजीशन क्या है, बॉल की बॉडी पोजीशन क्या है, अपोनेंट जो पार्टनर है उनकी बॉडी पोजीशन क्या है, तो वो एबिलिटी क्या होती है हमारी, ओरिएंटेशन एबिलिटी। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट आता है हमारा, कपलिंग एबिलिटी। क्या है वो कपलिंग एबिलिटी, देखो कपलिंग मीन सबको पता होगा, कपल, जहाँ पे दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं, इट इज़ द एबिलिटी टू कंबाइन द मूवमेंट्स। देखो सिंपल से वर्ड लिखा है उन्होंने, कंबाइन मूवमेंट्स का कम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन करना मूवमेंट्स का, ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी परफॉर्मिंग स्पोर्ट्स मूवमेंट। मतलब हमारे बॉडी के पार्ट को हम कपल किसके साथ करेंगे, अपने बॉडी के पार्ट्स का ही कपल होगा। तो कैसे हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं, हमारे बॉडी के जो कपलिंग पार्ट्स हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं हम। तो इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे कि बॉक्सिंग का लिया है। बॉक्सिंग के टाइम पे आपका हेड का, हैंड के मूवमेंट, हेड, ट्रंक, फीट, उनका जो पोजीशन होती है वो किस तरीके से होती है। तो आप देख सकते हो इसमें जो ये बॉक्सिंग है, इनके दो जो शोल्डर है, जो हेड कैसे स्टिल है, जो दोनों पैर हैं वो क्या है, उन्होंने मूवमेंट बना के रखा है, एक पोजीशन होती है। तो सेम ये आप एग्जांपल यहाँ पे भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो उनके लेग्स का पोजीशन क्या है, शोल्डर डाउन है, ये पंच के लिए आ रहा है ये हाथ, इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें भी, और इसमें भी आप अच्छे से देख सकते हो। तो कहने का मतलब है कि जब हमारी बॉडी, जो हमारी बॉडी है उसकी जब हम मूवमेंट करते हैं तो कैसे हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो साथ देते हैं। सपोज़ आप एग्जांपल क्रिकेट के ले लो, तो उसमें क्या होता है कि जब हम स्टांस के टाइम में होते हैं तो हमारा बिल्कुल हेड स्टिल होता है, दोनों पैर में प्रॉपर गैप होता है, नी थोड़ा बेंड होते हैं, एक शोल्डर थोड़ा डाउन रहेगा, बैट लिफ्ट होगी। फुटबॉल में अगर आप किक करने जाओगे तो कैसे स्विंग करना है, जब आप किक करोगे तो हेड बॉल के नीचे होना चाहिए। तो हमारे बॉडी पार्ट के कैसे कंबाइन करके हम कोई मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कपलिंग एबिलिटी। देन नेक्स्ट जो हम बात करते हैं रिएक्शन एबिलिटी की, हम लोग ने मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में स्पीड में भी बताया था। तो रिएक्शन एबिलिटी मतलब क्या होता है कि हम कब सिग्नल्स को बहुत इफेक्टिवली और क्विकली रिस्पॉन्स देते हैं। मतलब रिएक्शन होना चाहिए। ये जो चलता है किस पे चलता है, जो अगर आप न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, एक्शन रिएक्शन पे। जब आप रिएक्शन दोगे, जब आपको रिएक्शन पता चलेगा तभी आप एक्शन करोगे। अब रिएक्शन एबिलिटी दो टाइप की होती है, सिंपल रिएक्शन एबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। जब आपको सिग्नल्स पता होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल रिएक्शन एबिलिटी। जैसे ये एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है स्प्रिंट का। तो यहाँ पे सबको पता है कि हम स्टार्ट कब करेंगे अपनी रनिंग, जब गन शॉट हो गए, एथलीट ऑन योर मार्क गन शॉट। तो हमें पता है कि गन शॉट ये हमें सिग्नल क्या है, ये हमारा नॉन सिग्नल है। ये गन शॉट क्या है, नॉन सिग्नल। इट मीन्स पता है हमें कि गन शॉट करेंगे, हमें रनिंग करनी स्टार्ट कर देनी है। तो जब आपको सिग्नल्स पता होते हैं उसको हम बोलते हैं सिंपल रिएक्शन एबिलिटी। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी क्या होता है, जब हमें सिग्नल्स पता नहीं होते, जब हमें हमारे एक्शन पता नहीं होंगे। एग्जांपल ले सकते हैं हम, क्रिकेट का एग्जांपल लेता हूँ मैं। बॉलर बॉलिंग डालने आ रहा है, बट जो बैट्समैन है उसको पता नहीं कि बॉल कौन से आने वाला है, पुल शॉट के लिए आएगी, यॉर्कर आएगी, गुड लेंथ पे आएगी, फुल टॉस आएगी, बीमर आएगी, कोई भी बॉल आ सकती है। तो यहाँ पे सिग्नल क्या है, हमें पता नहीं है। पेनल्टी का आप ले लो आप फुटबॉल में, तो गोलकीपर पता है बॉल आएगी, लेकिन किस तरफ आएगी ये जज नहीं करेगा। जब बॉल किक करेंगे तो बॉल एयर में होगी, तब हम लोग डिसाइड करते हैं कि बॉल इस तरफ जाना है। तो वो एक्शन रिएक्शन हो गया वो। तो सिग्नल जहाँ पे आपको पता नहीं होता उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है वो हमारा बैलेंस एबिलिटी। वो नाम से पता चला कैसे हम अपनी बॉडी को बैलेंस बना के रखेंगे। सो इट इज़ द एबिलिटी टू मेंटेन बैलेंस ड्यूरिंग द कंप्लीट बॉडी मूवमेंट। जब आपकी बॉडी या आप जब स्पोर्ट्स या कॉम्पिटिशन में हो, जब आपकी बॉडी मूवमेंट करती है तो उस टाइम कैसे बैलेंस बना के रखना है, उस एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस एबिलिटी।
या फिर जब आप बैलेंस करते करते, जिम्नास्टिक में आपने देखा होगा बैलेंस करते करते कभी डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो टू रिगेन द बैलेंस क्विकली आफ्टर द बैलेंस डिस्टर्बिंग मूवमेंट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बैलेंस डिस्टर्ब होता है, लेकिन आप उस डिस्टर्ब बैलेंस को पता नहीं चलने देते हो, अपने जो रेफरीज होते हैं या जो लोग देखते हैं वो सडन उसको क्या बैलेंस कर लेते हैं अगेन से दोबारा से, तो वो क्या होता है हमारी बैलेंस एबिलिटी होती है। या आप कह सकते हो इट इज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल अ बॉडी पोजीशन ईदर इन स्टेशनरी पोजीशन, आप एक स्टेशनरी पोजीशन में कैसे अपनी बॉडी को कंट्रोल करके रखते हो। जैसे बहुत सारे योगिक आसन होते हैं तो उसमें भी हम अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं। ये आपके सामने एग्जांपल देखो, यहाँ पे इन्होंने कैसे एक स्टेशनरी पोजीशन में अपनी बॉडी को बैलेंस करा के रखा है, ठीक है। तो अगर इसका भी एग्जांपल ले रखा हमने, तो ये हैंड स्टैंड, जो ये हैंड स्टैंड की बात कर रहे हैं ये है वो, तो इन्होंने इसमें पूरा बैलेंस बनाया। तो ये एबिलिटी जो बैलेंस, ये उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस एबिलिटी। नेक्स्ट जो टाइप है वो हमारा रिदम एबिलिटी। रिदम से पता चला कि कोई एक रिदम होता है, कोई एक म्यूजिक होगा या कोई एक रिदम होगा जिस पे हम वो चीज़ परफॉर्म करते हैं। सो इट इज़ द एबिलिटी टू ऑब्जर्व और परसीव द रिदम ऑफ एन मूवमेंट। जब हम कोई मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं उसके साथ हम बेसिकली हम मूवमेंट परफॉर्म करते हैं रिदम के साथ, या कोई एक म्यूजिक चल रहा होगा या कोई कुछ भी एक टोन चल रही होगी जिस पे हम लोग ये चीज़ परफॉर्म करते हैं, जिसको ये रिदमिक जिम्नास्टिक हम लोग जिसको बोल सकते हैं। ये अगर आप देख सकते हो ये क्या हमारा ये रिदमिक जिम्नास्टिक है, ये परफॉर्म कर रहे हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे एक रिदम चलता है, उसी रिदम्स के बीट पे ये जो जिम्नास्ट हैं ये परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिदमिक एबिलिटी। सो इट इज़ द एबिलिटी टू ऑब्जर्व और परसीव द रिदम ऑफ अ मूवमेंट और टू डू द मूवमेंट विद द रिक्वायर्ड रिदम। या फिर आप कोई मूवमेंट करते हो किस पे, रिदम पे। जैसे हम बेसिकली डांसिंग का फॉर्म हम यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे हम डांस करते हैं बीट्स पे, तो वो भी एक रिदम हो गया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डांस करते हैं, सेम यही इसको आप समझ सकते हो। एग्जाम्पल में जिम्नास्टिक ये मैंने आपको दिखाया अभी। देन फिगर स्केटिंग, इसको हम फिगर स्केटिंग बोलते हैं। ये जो फिगर स्केटिंग है ये भी रिदम पे चलती है। इसमें जो रिदम है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, मतलब बाहर से आपको रिदम मिलेगा या म्यूजिक मिलेगा उस पर आप परफॉर्म करते हो, और कभी कभी क्या होता है कि आप खुद से अपने आप को एक रिदम देते हो जिससे आप परफॉर्म करते हो। मार्च पास्ट हो गया, जैसे मार्च पास्ट होते हैं वो भी ड्रम बीट की रिदम पे होती है, उसी पे वो करते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, रिदम एबिलिटी के। देन जो नेक्स्ट टाइप है वो हमारा एडेप्टेशन एबिलिटी। अगेन अगर हम देखें तो इसके नाम से ही पता है, एडेप्टेशन मतलब किसी चीज़ को हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं क्या होने वाला है। सो बेसिकली इट इज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट और चेंज द मूवमेंट इफेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस। मतलब वो एबिलिटी जब आप क्या करते हो, एडजस्ट करते हो या चेंज करते हो अपने किसको, मूवमेंट को, इफेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस और एंटिसिपेटेड चेंजेस। मतलब आप सिचुएशन देख रहे हो कि चेंज हो रही है, तो आप अपने मूवमेंट को भी एडजस्ट कर रहे हो और चेंज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सो सिचुएशन कैन बी एक्सपेक्टेड वन और कैन सडन और अनएक्सपेक्टेड। मतलब सिचुएशन जो चेंज हो रही है आपको पता भी है या फिर सडन आपके सामने आ सकती है। अब एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, तो ये एग्जाम्पल है किसका है, ये वॉलीबॉल का। अब वॉलीबॉल में क्या है, इसमें बॉल आ रही है, इसने क्या किया, अपने नी को बेंड किया, उन्होंने देखा कि बॉल आ रही है ऊपर से, इन्होंने नी को बेंड किया, देन नी को बेंड करके इन्होंने जंप लिया और देन ये अपने हाथों से इसको स्मैश कर रहे हैं। तो जैसे जैसे बॉल आ रही है तो हमारी बॉडी का मूवमेंट चेंज हो रहा है। फुटबॉल की बात करते हैं हम लोग, जैसे गोलकीपर पर अगर किक करेगा कोई, तो जैसे जैसे बॉल आती है तो गोलकीपर अपने मूवमेंट्स को चेंज करता है, अडप्ट, वो देख रहा है कि बॉल उसकी तरफ आ रही है तो वो अडप्ट कर रहा है, बॉल मेरी तरफ आ रही है, मुझे किस मूवमेंट की तरफ करना है। क्रिकेट की अगर हम लोग बात करें, जैसे शॉर्ट पिच बॉल आएगी तो बैट्समैन अपना मूवमेंट चेंज करता है, फुल लेंथ की डिलीवरी आती है बैट्समैन अपना जो फ्रंट फुट है उसको आगे निकालता है। तो जब हम लोग सिचुएशन को अडॉप्ट करते हैं और सिचुएशन जैसी होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं या मूवमेंट को चेंज कर रहे हैं, उस सिचुएशन को हम अगर अडेप्ट कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन एबिलिटी। देन लास्ट जो हम लोग बात करते हैं टाइप्स की वो है हमारा डिफरेंशिएशन एबिलिटी। सो इट इज़ द एबिलिटी टू अचीव अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। डिफरेंशिएशन एबिलिटी मतलब होता है हाई, आप कोई भी स्किल परफॉर्म कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, आपको हाई डिग्री एक्यूरेसी मतलब कितना एक्यूरेट आप अचीव कर रहे हो, वो डिफरेंशिएशन एबिलिटी होता है। एंड इकोनॉमी ऑफ सेपरेट बॉडी मूवमेंट्स फेजेस इन मोटर एक्शन। यहाँ पे इकोनॉमी मतलब हो गया, इकोनॉमी मतलब फिनेंशियल टर्म्स में होता है, लेकिन अगर स्पोर्ट्स के लिए अगर आप इकोनॉमी देखोगे, उसकी एनर्जी, क्या चीज़, उसकी एनर्जी। मतलब आप कोई भी मूवमेंट को परफॉर्म करते हो वो इकोनॉमिकल होनी चाहिए, आपकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट नहीं होनी चाहिए, जितनी एनर्जी वहाँ पे यूज़ कर सकती है बॉडी उतना ही करना, उससे ज़्यादा नहीं। तो एक्यूरेट होना चाहिए, कोई भी आप मूवमेंट करते हो आपकी इकोनॉमी होनी चाहिए, बॉडी मूवमेंट्स हैं वो इकोनॉमिक होने चाहिए, मतलब एनर्जी आपके बॉडी मूवमेंट उतना ही करे ड्यूरिंग अ फेज इन अ मोटर एक्शन, मतलब आप जो कोई स्किल परफॉर्म कर रहे हो। द हाई लेवल ऑफ दिस एबिलिटी डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस मूवमेंट। जो लेवल होता है इसका वो डिपेंड करता है आप कितने एक्सपीरियंस हो, जितने ही एक्सपीरियंस आप होगे उतने ही अच्छे से आप मूवमेंट को परफॉर्म करोगे। कोई बिगनर होगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करेगा और एक्यूरेट भी नहीं होगा, लेकिन एक्सपीरियंस होगा वह एनर्जी कम लगाएगा, उसको टेक्निक पता होती है और वो अच्छे से इसको परफॉर्म करता है। एंड द डिग्री ऑफ मास्टरी ओवर मोटर एक्शन।
मास्टरी मतलब उस गेम में उसको मास्टरी होनी चाहिए, उसको पता है। जैसे ये हम हाई जंप की बात कर रहे हैं, तो देखो ये रनिंग करते हुए आता है ये एथलीट, तो उसको पता है कि मैंने 8 स्टेप जब मैं रनिंग करूँगा तो मुझे जंप लेना है। अब कोई इनएक्सपीरियंस होगा तो उसके 8 स्टेप की जगह 7 स्टेप भी हो सकते हैं, 10 स्टेप भी हो सकते हैं, वहाँ पे वो जंप नहीं ले सकता है। लेकिन मास्टरी होने का यही बहुत बड़ा फ़ायदा है, एक्सपीरियंस होने का यही है कि आपको पता है कि मैंने 8 कदम पे मैंने जंप मारना है और मैंने बार को क्रॉस करना है। जी हम इसकी बात कर रहे हैं हाई जंप की, तो मास्टरी होनी चाहिए। आप स्किल को तभी अच्छे तरीके से परफॉर्म करोगे। अगर ये 8 स्टेप में अपना जंप ले रहा है तो वहाँ पे एक्यूरेसी भी है और एनर्जी भी कम इसकी वेस्ट होगी, और ये अपने मूवमेंट को और अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। तो ये थे सारे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। तो आई होप सो थोड़ा ये वीडियो लंबी बन गई है क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है अगर किसी भी पॉइंट में, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं।